So, hello everyone, myself Sandeep Rajbar and welcome to Synopsis 24/7 जो कि आपकी सेवा में है 24 घंटे अवेलेबल। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में ऑफ सीबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। हम लोग का ये है पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो में क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो कॉमन ऑब्लिगेशन का पूरा वीडियो है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फुल प्रूफ्ड है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप वो नहीं देखते हो तो 5 मार्क्स क्या। दूसरा एक क्वेश्चन है वहाँ पे कि पूरा जो सेबी LODR है, कैसे पढ़ना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चैप्टर, ये सारा चैप्टर को कैसे बांट के हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो ये 2 वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर देखते हो तो आई थिंक आपको देखना चाहिए, एंड उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एक प्लेलिस्ट का भी कॉलम आई थिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप आराम से एक एक वीडियो सारा देख सकते हो। एंड इससे पहले भी मैंने सेम बात वीडियो में बोला है कि यार मैं जो भी वीडियोस बनाने वाला हूँ वो वीडियो शॉर्ट होने वाली है, मतलब 2-3 रेगुलेशन कर करके शॉर्ट वीडियो करके सारे रेगुलेशन को कवर करने वाला हूँ। सो इससे क्या होगा कि एक तो भी 8 घंटा 10 घंटे का वीडियो नहीं बनने वाला, और मेरा सिस्टम में इतना कैपेसिटी भी नहीं है कि वो 8-10 घंटे का वीडियो बना सके एक बार में। एंड ऑब्वियस सी बात है मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा। सो नेक्स्ट इशू है कि आपका जो भी वीडियोस है वो शॉर्ट रहेगा, आपका भी टाइम कम लगेगा, मेरे को भी कम टाइम लगेगा बनाने में, एक्सेट्रा, और जो भी बाकी प्रॉब्लम है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग फटाफट वीडियो के स्टार्टिंग में चैप्टर रेगुलेशन 15 के बारे में। अप टू रेगुलेशन 14 पिछले वीडियो में हो चुका है। ओके, रेगुलेशन 15 क्या है भाई इसमें। यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला बात, एकदम ध्यान और मतलब सारी बाकी की चीज़ों को छोड़ के आज का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे होना चाहिए। अदरवाइज़ भैया ये चैप्टर तो हाथ से गया, चैप्टर गयो। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेशन 15 क्या बोलता है। ये जो चैप्टर 4 का प्रोविज़न है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का, हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन 15 से 48 तक का। फिलहाल ऐसे ये पूरा चैप्टर का बात करना है। ये चैप्टर मतलब 15 से अभी आगे तक जो आएगा। इस रेगुलेशन के अंदर हम लोग 2 भाग करेंगे। एक करेंगे ये अभी जो मेन टफ वाले रेगुलेशन आएंगे, और एक आएंगे हमारे स्कैटर टॉपिक, छोटे छोटे फिनेंशियल स्टेटमेंट के आएंगे, कुछ अलग एनुअल रिपोर्ट के आएंगे, कुछ डिस्क्लोजर के आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, 15 नंबर रेगुलेशन क्या बोल रहा है, अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन वाइज। ओके, 15 नंबर रेगुलेशन क्या बोलता है कि भैया आप लिस्टेड कंपनी हो। पहली बात तो किसके लिए ये रेगुलेशन है, यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। व्हाट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कभी सुना है वर्ड? फर्स्ट वीडियो में बताया था। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी जो कभी ना कभी इक्विटी बन जाएगी, या तो वो इक्विटी ही है। मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी इशू की, एक डिवेंचर इशू की है जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट होकर इक्विटी बन जाएगी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है वो। कोई ऐसी सिक्योरिटी इशू की है जो ना आज इक्विटी है ना कभी इक्विटी बन सकती है, इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। क्लियर? जो ना कभी थी ना कभी होगी इज डेजिग्नेटेड, जो अभी भी है या तो कभी भी बन जाएगी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इसके बाद आता है हमारा ये स्पेसिफाइड मतलब इक्विटी, राइट? एक तरह से बोला है तो इक्विटी। इक्विटी शेयर कहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं हम लोग? या तो मेन बोर्ड पे लिस्ट कर रहे हैं हम लोग, नहीं सर एसएमई पे लिस्ट कर रहे हैं, ओके, या फिर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, पहले इसका नाम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, अब ये नाम हट गया है और अब इसके जगह पे आ गया इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्लियर? ये नाम सिर्फ चेंज कर दिया, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो अगर आप स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर लिस्ट करते हो कहाँ कहाँ पे, एसएमई पे या फिर मेन बोर्ड पे या फिर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, तो ये चैप्टर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ जब ये जैसा बोला गया ना कि भाई बड़ी बड़ी सब मतलब ये वह सारे रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो छोटी छोटी कंपनियां मतलब स्मॉल कंपनी नहीं, स्मॉल कंपनी को से भी रेगुलेट नहीं करता। छोटी कंपनियां मतलब वो कंपनियां जिनका पीडअप कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपया है, देखो 10 करोड़, एंड नेटवर्थ कितना है 25 करोड़। मतलब पेडअप कैपिटल अगर 10 करोड़ और नेटवर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपया है, उन कंपनियों के लिए बोला गया कि भैया आप लोग तो लिस्टेड भी हो, हाँ सर। आप लोग इक्विटी भी लिस्ट किए हो, बोला हाँ सर। तो फिर जब आप इक्विटी भी लिस्ट किए हो, लिस्टेड भी हो, चाहे जहाँ भी लिस्टेड हो, मेन बोर्ड पे भी लिस्टेड हो, जहाँ भी लिस्टेड हो, और आपका औकात मतलब पेडअप कैपिटल भी 10 करोड़ से कम है, नेटवर्थ भी 25 करोड़ से कम है, तो भैया आप लोग एक काम करो, आप लोग ना ये 17 से 27 वाले कंप्लायंस को छोड़ दो। बहुत भारी कंप्लायंस हो जाएंगे आपके लिए। क्यों भाई भारी हो जाएंगे? क्योंकि उसमें ना बोर्ड का कंपोजिशन बहुत डिफरेंट लेवल पे मांगा गया है।
बहुत कुछ डिमांड किया सीबी एलओडीआर में, कमेटी का बहुत सारा कंपोजिशन है, बहुत सारी कमेटी का डिमांड है, तो बोला आप रहने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई इशू नहीं है, चल जाएगा आपका काम। ठीक है। अब लेकिन 46 जो कि हमारा वेबसाइट वाला है वो एप्लीकेबल हो जाता है 6 मंथ के अंदर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब ये प्रोवाइजो क्लॉज, ये जो रेड वाले पॉइंट्स है ना, ये अमेंडमेंट है। ओके, रेड वाले अमेंडमेंट है, रेड वाले जो ये जो ब्लैक से काटे हुए हैं ये भी अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट में ख़त्म हो गया, चला गया, इस दुनिया में अब नहीं रहा। इसमें बोला गया प्रोवाइडेड फर्दर द वंस द अबव रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, एक बार ज़िंदगी में कभी भी ये रेगुलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए। क्या मतलब है, एक बार आप पहले तो छोटू वाली कंपनी हो, छोटू छोटू प्यार से छोटू वाली कंपनी हो, और छोटू वाली कंपनी का एक बार औकात पार हो गया, मतलब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ पार हो गया, फिर नेटवर्थ एक बार 25 करोड़ से पार हो गए हो, जैसे ही एक्सीड कर गए हो ना, अब तो तुम फंस गए हो। मतलब फंस गए हो मतलब फंस गए इसलिए क्योंकि अब आपको ये चीज़ का कंप्लायंस करना होगा, जो भी 17 से 27 है ना, उन सभी का कंप्लायंस पहले तो बात तो करना होगा। बोले अच्छी बात है, कर लेंगे। सिर्फ तभी नहीं कि कंप्लायंस कर लिए बस हो गया, भैया कंप्लायंस तो कर लिया और फिर तुम बोले यार मेरा तो लिमिट घट गया, 25 करोड़ से ज़्यादा हो गया था नेटवर्थ, तो हमको कंप्लायंस करने बोला गया, हम कर लिए, एंड अब तो मेरा नेटवर्थ वापस से रिड्यूस हो गया, तो हमको नहीं करना होगा। गलत जवाब, करना होगा, तब तक करना होगा अगर कंसिस्ट कंटिन्यू 3 फाइनेंस ईयर तक अगर आपका जो लिमिट है नेटवर्थ या पेडअप का वो कंसिस्टेंटली नीचे रह जाता है, आपका लिमिट जो 10 करोड़ पेडअप कैपिटल और नेटवर्थ 25 करोड़ के नीचे रह जाता है, तो भैया ये हो जाएगा आपके ऊपर वापस से नॉट एप्लीकेबल। अगर 3 फाइनेंस ईयर कंटिन्यू जाता है, तीनों साल आपका नीचे रहता है थ्रेशोल्ड के, तभी जाके आपको कहीं चैन मिलेगा, वरना तो भैया आपको ये सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। तो पहला किसको माफ़ी है? छोटू लिस्टेड कंपनी। ठीक है, पहला छोटू लिस्टेड कंपनी। दूसरा किसके लिए माफ़ी है? जो एसएमई पे है, माफ़ कर दिया गया। 17 से 27 माफ़ी, जाओ जी लो ज़िंदगी। पहले ये बोला गया था, अभी बोला गया है कि द लिस्टेड एंट्री विच हैज लिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन एसएमई एक्सचेंज, ये वाला प्रोविज़न हटा दिया गया। अब ये चीज़ अब एप्लीकेबल ही नहीं है। पहले क्या था? प्रोवाइडेड दैट अदर लिस्टेड एंट्री विच आर नॉट कंपनी बट बॉडी कॉर्पोरेट। पहले बोला था अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी नहीं है बट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उनको भी एग्जम्पशन ये सब चीज़ का दिया गया था, वो प्रोविज़न ही हटा दिया अब वो लोग। ठीक है, एसएमई पे हैं तो भी आपको माफ़ी मिल जाएगा। नीचे जा, क्यों नहीं जा रहा? हाँ जा रहा है। नेक्स्ट, अगर आईबीसी का प्रोसीडिंग एक बार स्टार्ट हो गया ना, 2A के अंदर क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया कि एक बार आपके ऊपर आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसके अंदर एक सीआईआरपी प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर एक बार सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, तो फिर आईआरपी या फिर आरपी रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल वो बोर्ड को टेक ओवर कर लेता है, वो बोर्ड का पावर ख़त्म करता है, बोलता है कि अब बोर्ड नहीं रहा इस दुनिया में, अब जो है हम भगवान हैं, अब उसका चलेगा, वो जो मन करेगा करेगा, जैसे करेगा वैसे करेगा। तो इस सिचुएशन में तो आप बोलोगे कि भैया सेबी एलओडीआर में बोला है कि बोर्ड होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि बोर्ड का पावर नहीं चलेगा, तो कोड का रेफरेंस लेके यहाँ पे डाला गया कि भैया ऐसा सिचुएशन है ना, तो माफ़ी, कमेटी वमेटी सोए रहो, आप लोग आराम करो, अभी आरपी आ गया ना, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो कंपनी संभाल लेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन वाला पोर्शन आता है, ये डेफिनेशन को मैं मतलब पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट एक्टर, अगर आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149 स्पेशली सबसेक्शन 6 अगर आप पढ़े हो ना, तो फिर आपको ये डेफिनेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट से ऐसे कॉपी किया है और ऐसे लाके सीबी एलओडीआर में पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक प्रोविज़न ऐड करके, बस इतना ही मेहनत है। अगर कंपनीज एक्ट का ऑलरेडी वीडियो भी अपलोडेड है, कंपनीज एक्ट का आई थिंक बहुत पहले का वीडियो, बट वो अमेंडेड है, मतलब अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, और ना ही सेबी एलओडीआर में इसमें चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो चेंज था मैंने बता दिया, यहाँ पे जो चेंज था, ये जो चेंज आया है रेड कलर वाला, ये चेंज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, और ये वाला चीज़ अब हट चुका है, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए प्रोविज़न नहीं एप्लीकेबल है, कोई एग्जम्पशन का झमेला नहीं है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन। डेफिनेशन में बोला गया भैया पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है? बेसिकली अगर कभी नहीं सुना ये वर्ड तो आज सुन लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो बंदा जो कंपनी से रिलेट ना करे, राइट? वो डायरेक्टर जो कंपनी के टॉप लेवल पे बैठा हो, डायरेक्टर वाले लेवल पे बैठा हो, लेकिन कंपनी का ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि खुद सोचो, एक लिस्टेड कंपनी है ना, बोले हाँ, तो लिस्टेड कंपनी है तो क्या किसका पैसा लगा है? क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का पैसा लगा है, या पूरा शहर का पैसा लगा है, पूरा देश का? मतलब कहाँ कहाँ से लोग कहाँ पैसा लगा के बैठे हुए किसी को पता नहीं।
तो भैया हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट। तो अगर मेरे घर के 4 सदस्य मिल के अपने ही घर की कंपनी चलाएंगे और आपसे पैसा लेकर चलाएंगे अगर हम, तो नहीं लगता है कि आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देंगे और हम अपना सिर्फ पॉकेट भरेंगे, राइट। इसीलिए एल बोलता है कि भैया रुको, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओ, वो बंदा एक नहीं, और भी लिस्ट और भी लोग आएंगे चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओ, वो आपके पैनल पे बैठेगा। वो स्टेक होल्डर किसका, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जो बाहर बंदे बैठे हुए, दैट इज़ हमारे शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कंप्लायंस हो गया, ये सब चीज़ के बारे में वो ध्यान रखेंगे, इन सभी चीज़ों का वो पालन करेंगे। जैसे आप क्या करोगे, आप तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव में जाओगे, बस हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। या फिर अगर कुछ हो भी रहा है तो आप अपना प्रॉफिट सोचोगे पहला, मतलब खुद का प्रॉफिट हो जाए, भले कंपनी डूब जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ ना हो सके, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बैठाना पड़ता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो समझ गया, नाउ पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा कौन। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ बोर्ड मीटिंग वगैरह में आता है, डिसीजन वगैरह में आता है, बस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, सिटिंग फी मिलता है इसको। नॉमिनी डायरेक्टर इज ऑल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट नॉमिनी डायरेक्टर आप कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। रीज़न इज, नॉमिनी डायरेक्टर जो है ना, वो स्पेसिफिकली किसी ना किसी पर्सन के बिहाफ में आता है, किसी न किसी लोग के बिहाफ में आता है। जैसे अगर बैंक अपना नॉमिनी बैठा रहा है, तो बैंक सिर्फ अपने बिहाफ में बैठा रहा है उस बंदे को, ना कि पूरा बाकी लोगों के बिहाफ में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नॉमिनी बैठा रहा है तो सिर्फ अपने बिहाफ में बैठा रहा है, ना कि सभी के लिए, राइट। तो ये जो इशू है, इसलिए बोला कि भाई नॉमिनी डायरेक्टर को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मान सकते, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आता है हमारा क्लॉज 1। क्या बोला है भाई सब क्लॉज 1 के अंदर, हु इज़ इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड की नज़र में ऐसा बंदा हो, जो इंटीग्रिटी वाला बंदा हो, मतलब ऐसा बंदा चाहिए बोर्ड की नज़र में जो ढंग का हो, इंटीग्रिटी वाला, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है। बोला अच्छा, ऐसा बंदा चाहिए, हम बोला हाँ, वो लोग लेके आया। दूसरा, चलो ये एक पर्सन है, इसके पास नॉलेज भी है, इंटीग्रिटी भी है, ओके। दूसरा, हु इज़ और वॉज नॉट प्रमोटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, ना वो आज है, ना वो आज से पहले कभी था। हु इज़, ना ही वो अभी, ना इससे पहले कभी, ना अभी ना कभी, क्या नहीं था भाई, ना ही वो कंपनी का प्रमोटर है, ठीक है, ना ही वो हमारी कंपनी का प्रमोटर है, ना ही मेरे होल्डिंग का प्रमोटर है, ना ही मेरे सब्सिडरी का प्रमोटर है, ना ही मेरे एसोसिएट का मेंबर है, ना ही किसी प्रमोटर ग्रुप से उसका मेंबरशिप है। मतलब क्या, इतना लंबा चौड़ा बोल दिया, कुछ समझ में तो आया नहीं। सुनो, साफ साफ बोले हैं कि हु इज़ इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, ये तो ठीक है। हु इज़ और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कंपनी, ओशा। ओशा मतलब ओ फॉर ओन कंपनी, एस फॉर सब्सिडरी, एच फॉर होल्डिंग, ए फॉर एसोसिएट, ठीक है। ओशा जब भी बोलेंगे ना, मतलब ओन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जो ओशा का प्रमोटर रहा हो, या तो प्रमोटर ग्रुप का मेंबर रहा हो, ख़त्म, वो बंदा कभी बन ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरे कंपनी को हम पाल पोस के बड़ा किए, हम अपने कंपनी का बुराई कभी निकालेंगे, इम्पॉसिबल, राइट। 2 नंबर, हु इज़, अब सिर्फ इज़ है, हु इज़, सॉरी ये वाला तो हो गया, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर। पहला क्या था, जो खुद प्रमोटर का बात था। दूसरा क्या है, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर, जो खुद ही रिलेटर से रिलेटर, मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोटर और डायरेक्टर इन द लिस्टेड एंटिटी, मतलब हु इज़ नॉट रिलेटेड। अभी ये बंदा जो है ना, रिलेटेड नहीं है, इज़ वर्ड यूज़ किया गया, मतलब सिर्फ इस साल का बात करें, अभी रिसेंट में वो प्रमोटर या उस कोई डायरेक्टर, कोई प्रमोटर या कोई डायरेक्टर, ओशा, ओन होल्ड मतलब ओन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और हमारी एसोसिएट कंपनी, इनके प्रमोटर के साथ उसका कोई रिलेटिव रिलेशन नहीं है अभी, ओके। रिलेटिव का अलग से डेफिनेशन दिया हुआ है, वो वीडियो के लास्ट में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर्स रेमूनरेशन, सिर्फ और सिर्फ आप अपना रेमूनरेशन लेंगे, इसके अलावा कोई मटेरियल प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, मतलब कोई बड़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर स्क्रीन साफ नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो। हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर रेमूनरेशन, डायरेक्टर का रेमूनरेशन लेने के अलावा, ठीक है, जो डायरेक्टर को रेमूनरेशन मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से, वो मिलने के अलावा अगर आपका कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन है, कोई मतलब सॉरी मटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए,
ओके, कोई बड़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है भाई, किसके साथ? ओशा के साथ। ओशा तो पहले से पता है, ओन, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, चलो ये चार। इसके साथ साथ और कुछ वर्ड किया गया, ना ही उसका प्रमोटर ना ही उसका डायरेक्टर। कितना साल भैया? लास्ट 2 फाइनेंस ईयर में, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंस ईयर, लास्ट 2 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंस, मतलब ये साल है ना, जस्ट इसके पिछले 2 साल, इमीडिएट प्रेसिडिंग 2 फाइनेंस ईयर में अगर कोई बंदा का बिजनेस रिलेशनशिप रहता है तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये तो मेरे ऊपर रिलेक्शन था, मतलब ये जो बंदा डायरेक्टर बनने आया है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस था। नेक्स्ट बोला गया कि उसका रिलेटिव, अब किसके साथ भाई? उसके रिलेटिव पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उसका रिलेटिव का भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट, उसका रिलेटिव का भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कब भैया? लास्ट 2 सालों में उसके रिलेटिव का भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कितना लिमिट तक का? 50 लाख। ओके, दूसरा, आई नो थोड़ा सा हैंग का इशू करेगा, चलो कोई नहीं, सब्सक्राइब कर दो, वो ठीक हो जाएगा वीडियो। क्या गया? राइट, अच्छा, रिलेटिव का भी सेम चीज़ है, रिलेटिव को भी अलाउड नहीं। अगर मेरा रिलेटिव भी इस लिस्टेड कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो भी भैया हम अलाउड नहीं है, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन कुछ कुछ बात होगी, किसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता मेरा रिलेटिव? ओसा के साथ। अच्छा, और किसके साथ नहीं कर सकता है? ओशा के साथ और उसका प्रमोटर एंड डायरेक्टर के साथ। ठीक है, ओशा के साथ प्रमोटर डायरेक्टर भी आता है अब। ओके, इसके अलावा बोला है कि भैया कितना लिमिट तक, कितना अमाउंट। देखो मेरे लिए तो है, अगर हम खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते तो मेरे लिए तो कोई अमाउंट का बात ही नहीं है। हम तो ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकते भैया अगर चिल्लर रुपया का भी ट्रांजेक्शन करें, वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, अब मान लो जियो कंपनी का हमको फ़ोन आता है कि संदीप एक काम करो ना, हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ। हम बोले सर मैं तो जियो का रिचार्ज कराता हूँ, ऐसे तो फिर दिक्कत हो गया, जियो का रिचार्ज हमने करा लिया है। भैया वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, वो तो एक सर्विस दे रहे हैं, वो हम एज ए इंडिविजुअल, एज अ पर्सन नॉर्मल उनका कस्टमर के रूप में लिए हैं, वो अलाउड है, वो चलेगा। ठीक है, अब एकदम झगड़ा नहीं करना कि भैया लाइफ बॉय कंपनी से आया तो और ये तो साबुन यूज़ करता है, नहीं, वो चलेगा, वो अलाउड है। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अगर आपका रिलेटिव क्या कर रहा है? बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, कितना रुपया का? किसके साथ? पहले ओशा प्लस उसका प्रमोटर या डायरेक्टर, किसी के भी साथ। कितना का? 2% और मोर। कितना? सिर्फ और सिर्फ 2% और मोर, 2% या उससे ज़्यादा का। किस चीज़ का? ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। क्या चीज़? ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम। 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख, विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से सबसे सस्ता पड़ेगा। मतलब अगर मेरे कंपनी का टर्नओवर, मतलब मान लो ग्रॉस टर्नओवर आ जाता है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, या 1 करोड़ रख लेते हैं ना, 1 करोड़ रुपया, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मेरा रिलेटिव, ठीक है, मेरा रिलेटिव वो क्या किया है? 2% से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, क्या हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं। मेरा रिलेटिव 1 करोड़ का बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है, क्या हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं। 1 करोड़ है ना, 50 लाख से ज़्यादा है। मेरा रिलेटिव 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, मेरा रिलेटिव 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन उसका ग्रॉस टर्नओवर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख ही आता है। ओके, मेरा रिलेटिव कितना का ट्रांजेक्शन किया है? 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या फिर 2% ऑफ जो हमारा इनकम देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख आता है। तो क्या हम बन सकते हैं? अभी भी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं, साफ साफ सुनो, 50 लाख मैक्सिमम हो गया लिमिट एक तरह से। अगर हमारा 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या फिर हमारा जो इनकम है उसका लिमिट भी तो कम हो सकता है ना भैया। अगर उसका लिमिट ही, मान लेते हैं छोटी कंपनी, अगर उसका लिमिट ही 30 लाख है, तो हम 50 लाख कैसे कर सकते हैं? 50 लाख और 30 लाख विच इज लोअर? 30 लाख, 30 लाख से कम कर सकते हैं हम, तो एक्सीड करके 40 पहुंच गए, अलाउड ही नहीं है। क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया आई थिंक।
नेक्स्ट, ये तो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, मेरे रिलेटिव के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस नहीं कर सकते हम। बोले अच्छा चलो बिजनेस नहीं करेंगे यार, फालतू का काम, कौन बिजनेस करने जाएगा, नहीं करेंगे बिजनेस कंपनी के साथ, बिजनेस बंद। ओके, अब ना ही नाइदर हिमसेल्फ नॉर हुज रिलेटिव, अच्छा ना हम खुद ना हमारा रिलेटिव, सब बैन। क्या चीज़ के लिए भैया? अब हमको ना बिजनेस करने देगा ना हमको काम मतलब जॉब करने देगा, बताओ हम खाएंगे क्या? ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा है। बिजनेस से मना कर दिया पहले, बोले ठीक है सर हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम जॉब करेंगे। जॉब करने गया, बोला यार जॉब भी नहीं कर सकते आप। बोले क्या बात है? देखो 4 नंबर का यहाँ क्या लिखा है, होल्ड्स अभी भी है या फिर हेल्ड पहले भी होल्ड किए हुए हैं, क्या चीज़? केएमपी का पोस्ट, मतलब हम कोई बड़ा पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर एम्प्लॉई हैं ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। क्या मतलब बोला भैया, हम एक कंपनी के एक लिस्टेड कंपनी का हम बोला कि यार हमको जॉब करना है क्योंकि आप तो बिजनेस करने नहीं दे रहे हो, अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट बनाओगे नहीं। बोला हाँ। हम बोले मेरा रिलेटिव को भी बिजनेस नहीं करने दे रहे हो। बोला हाँ। तो यार जब दोनों काम नहीं करने दे रहे हो तब हम जॉब करते हैं। तो हम जॉब करने जब जाते हैं तो जॉब करने गया तो भाई बोले कि भाई देखो मेरे को केएमपी का पोस्ट चाहिए। बोला केएमपी का पोस्ट लोगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बोला ये क्या बात हुआ? बोला देखो एक्ट में लिखा है केएमपी या फिर एम्प्लॉय ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, और सिर्फ आपकी कंपनी का नहीं बोल रहा है सर, ओशा का बोल रहा है, ओन उस कंपनी का, उसके होल्डिंग का, उसके सब्सिडरी का, उसके एसोसिएट का, सबका। मतलब उस कंपनी से हम दूर दूर तक जॉब में नहीं जा सकते। और वो भी 1-2 महीना का बात नहीं भैया, 3 फाइनेंशियल तक का बात किया गया, 3 फाइनेंशियल ईयर। अब बताओ 3 साल तक आदमी ना जॉब करे ना ये बिजनेस करें, खाएंगे क्या? वो आपकी समस्या, गवर्नमेंट का कहना होगा। नेक्स्ट बी नंबर बोला है, is or has been an employee or a proprietor or partner in any of the 3 financial year immediate preceding financial year which has। अब हम बोले कि यार देखो अब तुम तो अपने कंपनी में जॉब दोगे नहीं। तो बोला हाँ हम देखो अपने कंपनी में तो जॉब नहीं देंगे, ना ही अपने ओशा में देंगे। बोले ठीक है, ओशा में तो जॉब नहीं मिला, ओके, रिलायंस या फिर उसका होल्डिंग या फिर उसका सब्सिडरी या फिर उसका एसोसिएट, जो भी रिलायंस का पूरा ग्रुप, ठीक है, हमको वहाँ पे जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे। सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना ज़िंदगी का इकलौता मकसद है मेरा। चलो कोई नहीं, बोले चलो अब कुछ तो करना होगा क्योंकि भूख तो लगता है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक ऑडिट फॉर्म में चलते हैं या फिर एक सीएस का फॉर्म में चलते हैं या फिर एक सीएमए का फॉर्म में चलते हैं। एक सीएस फॉर्म या फिर सीएमए फॉर्म या फिर सीए फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म हम ज्वाइन किए जाके। जब फॉर्म ज्वाइन किए ना बाबू, देखो यहाँ पे क्या बोला है, वो फॉर्म उस कंपनी का, मतलब ये अगर फॉर्म है तो ये फॉर्म हमारे इस कंपनी का ऑडिट, ठीक है, ये फॉर्म इस कंपनी का सब कुछ मैनेज करता है, ऑडिट वगैरह हो गया जो भी, ठीक है, किसका? इसका होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब चीज़ का। अब यही फॉर्म में हम जाके जॉब करने गए और जॉब करने के बोले गए तो बोला कि भाई देखो हम लोग इस कंपनी का सब कुछ मेंटेन करते हैं, तो अगर तुम हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट मतलब जॉब में आ जाते हो, गए तुम्हारा इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा। फॉर्म ऑफ ऑडिटर और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर इनका ओशा, ठीक है, ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉई अपॉइंट हुए हैं या फिर प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है लास्ट 3 साल में इस जगह पे कोई ऐसा सीए फॉर्म में या फिर सीएस फॉर्म में या फिर सीएमए फॉर्म में, तो भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। एक बार में लास्ट बोलेंगे, बी नंबर में बोला है कि भैया अगर आप किसी ऐसे फॉर्म में जाते हो जो 3 साल से हमारे ओशा के साथ है, ठीक है, कोई ऐसा फॉर्म सीएस या सीएमए फॉर्म जो हमारे ओशा के साथ है, तो भैया आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय। 2 नंबर हम बोले यार अब सीए फॉर्म में नहीं जाएंगे, सीएस सीएमए फॉर्म में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एलएलबी फॉर्म में जाएंगे, एडवोकेट लीगल फॉर्म में या फिर कंसल्टेंसी फॉर्म में जाएंगे। वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया लोग। बोला भैया अगर वहाँ भी जाते हो ना और वहाँ पे भी अगर कोई हम लोग का ट्रांजेक्शन रहता है कितना का, 10% और मोर, अगर 10% का ट्रांजेक्शन अगर वो लीगल फॉर्म या फिर कंसल्टेंसी फॉर्म हम लोग से पाता है तो भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बताओ पहले क्या बोला, पहले बोला कि आप प्रमोटर नहीं हो, हम बोले ठीक है हम प्रमोटर नहीं है, ऐसे भी प्रमोटर नहीं है हम। फिर बोला रिलेटिव नहीं होने चाहिए प्रमोटर के, हम बोले हाँ यार रिलेटिव भी नहीं है किसी प्रमोटर के, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। फिर बोला कोई प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन नहीं, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारा, 1 रुपया का भी नहीं। बोला ठीक है भाई नहीं है मेरा तो। फिर बोला कि चलो तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे रिलेटिव का भी नहीं होना चाहिए। बोला क्या बात कर रहा है, तो रिलेटिव का कितना? बोला 2%।
किस चीज़ का 2% भैया? 2% ऑफ ग्रोथ ग्रॉस टर्नओवर या फिर मेरे इनकम का, ठीक है, और 50 लाख रुपीज़ टोटल इनकम या ग्रॉस टर्नओवर का 2% और 50 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। बोले यार वो भी 3 साल में, लास्ट 3 साल में, यहाँ भी झमेला हो गया। फिर बोलता है कि ना तुम तो किसी कीमत में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तुम और तुम्हारा रिलेटिव KMP या फिर एम्प्लॉय के रूप में उस लिस्टेड कंपनी में नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, मतलब पियोन का काम कर सकते हैं, अलाउड है, छोटा काम। KMP के पोस्ट में तुम कभी नहीं होने चाहिए। बोले यार ठीक है, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वहाँ का, बोला चलो मान गया। फिर बोलता है कि देखो अब कंपनी में हम नहीं जाएंगे, हम बोला हम देखो कंपनी में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक फॉर्म में, एक और CA CMA फॉर्म में जाएंगे। बोला CA CMA फॉर्म में जाओगे ना, वहाँ भी अलाउड नहीं है, अगर वहाँ पे भी चले गए ना तो भी अलाउड नहीं है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हमारी कंपनी का। बोले यार अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम एक ऐसा लीगल फॉर्म में जाते हैं और वो लीगल फॉर्म 10% का इनकम पाता है हमसे, ठीक है, उस अकाउंट उस लिस्टेड कंपनी से अगर 10% का इनकम पाता है तो फिर भी भैया आप नहीं बन सकते, अगर उस लीगल फॉर्म में आप एम्प्लॉय या फिर प्रोप्राइटर या फिर आप पार्टनर ग्रुप में अटैच्ड है, तो जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। सही भाई है, बात तो सही है, मतलब हमको कंसल्टेंसी में भी नहीं जाना होगा, हम CA CMA फॉर्म में भी नहीं जा पाएंगे। ओके, C नंबर बोला है होल्ड टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% का वोटिंग पावर होल्ड करके रखे थे। बताओ यार, सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट जिंदगी के लिए पी के बचे हुए थे, वो भी मना कर दिया है कि 2% अगर आप कंपनी में होल्ड कर दिए वोटिंग पावर तो भी आप नहीं बन सकते, तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया। वैसे एक चीज़ देखो, लिस्टेड कंपनी में थोड़ा मोड़ा रुपया नहीं होता है, मतलब वहाँ हज़ारों लाखों करोड़ रुपया होता है, अब उसका 2% रुपया, मतलब कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज होल्डिंग हो गया, है ना। नेक्स्ट इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर। अब देखो हम बोले कि यार देखो अब तुम लोग सबको कहीं जॉब में जाने नहीं देगा, बोला हाँ नहीं जाने देंगे। बोला तुम तो हमको अपने यहाँ पे भी काम में नहीं रखा, बोला नहीं रखने देंगे। बोला CA CS फॉर्म में जाएंगे, बोला नहीं रखेंगे। बोले LLB फॉर्म में जाएंगे, बोला नहीं रखेंगे। अब हम बोले देखो अब हम ज़िंदगी में एकदम कुछ नहीं प्रॉफिट करना चाहते हैं, एक NGO में जाएंगे। बोला NGO में जाओगे, बोला हाँ NGO में जाएंगे, 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं चाहिए अब हमको, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करेंगे। बोला बेटा सेवा भाव से काम तो करोगे ठीक है, लेकिन रेगुलेशन में D नंबर पॉइंट भी कुछ बोलता है। क्या बोलता है? इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, और कोई भी नाम ले लो जो भी, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर इस NGO का चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर, ठीक है। अब ये दो जो बंदा है, ये लोग क्या किया है, ये लोग को मतलब इस NGO को 25% ऑफ द कॉर्पस, मतलब 25% पैसा जो है ना उसी लिस्टेड कंपनी से आता है जिसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो भैया अगर 25% एक NGO किसी लिस्टेड कंपनी से पाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उस NGO में होंगे तो हम कभी भी उस लिस्टेड कंपनी का बुराई नहीं चाहेंगे। अगर वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है तो हमेशा भला ही चाहेंगे कि जो बोलता है करने देना, यार हमारे NGO को तो 25% मिल रहा है ना, राइट। तो इसीलिए बोला कि भैया अगर आप बन जाते हो ना तो कांड कर दोगे आप, अगर अलाउड ही नहीं है 25% ज़्यादा अगर रिसिप्ट करती हो तो, ठीक है। अच्छा, लिस्टेड एंटिटी से ही नहीं बल्कि उसके प्रमोटर या फिर उसके डायरेक्टर से भी पाते हैं, तो होल्डिंग या सब्सिडरी से भी सब होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट से भी पाते हैं तो, ठीक है। और होल्ड, हम बोले यार देखो अब तो कांड हो गया, अब तो 25% वो लोग होल्ड करके बैठा हुआ है, तो हम एक दूसरा NGO के पास गए, ठीक है। दूसरा NGO के पास गए जहाँ का 25% का वो लोग कॉर्पस नहीं पाता था, लेकिन वो लोग ना 2% का वोटिंग पावर होल्ड करके बैठा हुआ था। बताओ कितना गलत हुआ मेरे साथ, 2% का वोटिंग पावर होल्ड करके बैठा हुआ है वो लोग। अब जस्ट बिकॉज वो लोग 2% का वोटिंग पावर होल्ड करके बैठा हुआ है, आई एम नॉट अलाउड, हमको बिल्कुल, अगर हम वहाँ पे जाते भी हैं तो काम बिगड़ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट चलो, E नंबर इज अ मटेरियल सप्लायर। हम कौन है? मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर और लेज़र और जो भी है। अगर हम एक सप्लायर है, हम बोला देखो यार हम तो कुछ नहीं है, अब हम सब कुछ बिजनेस सब छोड़ छाड़ दिया है, हम एक सप्लायर हैं, अब हम तुम्हारे कंपनी को, उस लिस्टेड एंटिटी को बहुत ह्यूज मटेरियल सप्लाई करते हैं। ह्यूज मटेरियल मतलब उस कंपनी का टर्नओवर का जितना माल बेचता है ना उसका मेजॉरिटी हम ही लोग सप्लाई करते हैं, 10% 15% हम ही लोग बेचते हैं उसको। अब मटेरियल सप्लाई जब करेंगे तो हम कभी चाहेंगे कि कंपनी बंद हो? नहीं। हम कभी चाहेंगे कंपनी का बुरा हो? नहीं। हम कभी चाहेंगे कंपनी का मार्केट ख़राब हो? नहीं।
तो हम तो हमेशा कंपनी जो बोलेगा मान लेंगे, स्टेक होल्डर गया भाड़ में, राइट। तो भैया मटेरियल सप्लाई करते हैं ना, तो भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, हु इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स। अब देखो बचवा को आप तो इंडिपेंडेंट बनाओगे नहीं, 18 साल लग जाता है 12 पास करने में, कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन तो करके आ, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। 18 साल की उम्र में तुमको एक्सपर्टीज़ भी मिल गया, तुमको नॉलेज भी मिल गया, सब मिल गया, क्या घोर के पिला दिया गया था क्या तुमको? नहीं ना। तो भैया 21 ईयर का एज लेके आ, उसके बाद बात करना, कम से कम 21 साल, मूछ दाढ़ी आ गया रहे, ओके। नेक्स्ट, अब ये 7 नंबर पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग का स्क्रू खोलना पड़ता है। क्यों? सबसे पहले बोला है हु इज़ नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब who is not a non-independent director of another company on the board on which any non-independent director of a listed entity is independent director। क्या मतलब बन रहा है? ये कुछ भी नॉन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी चला रहे हैं। देखो यहाँ बोला गया है कि दो कंपनी है, ठीक है, एक दो, ओके। दोनों कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है कि ए नंबर कंपनी और बी नंबर कंपनी रखते हैं। ए नंबर कंपनी में एक बंदा है डायरेक्टर, ठीक है, बी नंबर कंपनी में भी वही बंदा है डायरेक्टर, दोनों जगह पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ए नंबर कंपनी, बी नंबर कंपनी, दोनों कंपनी में ये बंदा, दोनों कंपनी में देखो, ये ए नंबर कंपनी, ये बी नंबर कंपनी, दोनों कंपनी में ये बंदा डायरेक्टर, देखो राइट। इस ए और बी में दोनों ये बंदा कॉमन डायरेक्टर है और वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, होल्ड अलाउड है होल्डिंग, ठीक है। अब ये बंदा जो है, राइट, इसका एक फ्रेंड है, ये बंदा क्या चाहता है, ये इस कंपनी में डायरेक्टर, इस कंपनी में नहीं, ये बंदा क्या चाहता है कि भैया हम इस कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए। बुक के हिसाब से क्या बोला गया है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ठीक है, ये सॉरी ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया इस कंपनी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस कंपनी में भी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी का जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दूसरे कंपनी में भी। अब इस कंपनी का कोई भी बंदा अगर चाहे कि इस कंपनी में जाके नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए तो नहीं कर सकता ऐसा काम। क्लियर? आया बात समझ में? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देखो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सीधा फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है। अब इसके बाद मटेरियल सब्सिडरी का एक सी नंबर पॉइंट आता है, नथिंग ग्रेट, कुछ खास नहीं है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल सब्सिडरी एक बार बन गए ना तो फिर तुम मेरे नज़र में लिस्टेड हो, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंस आ जाएंगे, तुम्हारा मतलब बंटा धार है। सब्सिडरी का मटेरियल सब्सिडरी का मतलब जिसका नेट हुज इनकम और नेटवर्थ, क्या क्या बोला गया भाई, इनकम या नेटवर्थ, इनकम और नेटवर्थ कितना है, एक्सीड कर जा रहा है 10% से। इनकम और नेटवर्थ इफ एक्सीड 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ, ये छोटू और बड़ू, छोटू बड़ू दोनों कंपनी का मिला के नेटवर्थ और इनकम निकाल लिए। बोला ठीक है, छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी दोनों का मिला के नेटवर्थ निकाले 100 रुपया, टर्नओवर निकाले 200 रुपया, सॉरी इनकम बोला है ना, इनकम इनकम निकाले 100 रुपया और नेटवर्थ निकाल दिए 200 रुपया। इस छोटू कंपनी का अकेला नेटवर्थ, छोटू कंपनी का अकेला नेटवर्थ 200 रुपया है। छोटू बड़ू दोनों जोड़ दिए, दोनों जोड़ने के बाद हम इसका नेटवर्थ, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों का जोड़ के दोनों का नेटवर्थ निकाले, ठीक है, 10% नेटवर्थ निकाले, 10% ऑफ नेटवर्थ निकाले, आया 200 रुपया। 10% ऑफ इनकम निकाले, आया 100 रुपया। अब 100 रुपया मतलब 100,000 करोड़ जो भी मान लेना, मान लो, ठीक है। अब ये वाली कंपनी का छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों मिला लिए हैं, दोनों मिलाने के बाद इनकम इसका 10% की है और इसका 10% के नेटवर्थ और इसका 10% के इनकम, इनकम का है 100 रुपया और नेटवर्थ का है 200 रुपया। छोटी वाली कंपनी का अकेला का नेटवर्थ अगर 200 के बराबर हो जाता है तो, छोटी वाली कंपनी का अकेला का इनकम अगर 100 रुपये के बराबर हो जाता है तो ये कंसिडर की जाएगी, छोटी वाली कंपनी कंसिडर की जाएगी एज अ मटेरियल सब्सिडरी, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड को पॉलिसी भी बनाना पड़ेगा अपना, कि इनको पॉलिसी बताना पड़ता है कि भैया हम लोग ऐसे ऐसे होने पर हम लोग मटेरियल सब्सिडी मानते हैं और ऐसे ऐसे होने पर नहीं मानते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो सीनियर मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सीनियर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो बंदा के पास पावर है वो कोर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो, ठीक है। बोर्ड लोग मतलब बड़ा बड़ा लोग से एकदम डायरेक्ट उनका कंसल्ट हो, सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, बहुत लोग हैं, मतलब
एकदम डायरेक्ट कोर मैनेजमेंट टीम का अगर हिस्सा है तो भी आप सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। सो ये आज का हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन ऑफ सीबी एलओडीआर का वीडियो रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का बनेगा, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ कमेटी का बनेगा, ठीक है। तो 2 वीडियो एकदम सेपरेट, आपका ये पूरा का पूरा जोन पानी की तरह रटा जाएगा। अगर नहीं रटाया है तो भैया फ़ोन कर लो ना, या फिर व्हाट्सएप, फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप कर लो, ज़्यादा प्रीफर होता है, क्योंकि फ़ोन उठा नहीं पाता हमेशा, ठीक है, मेजॉरिटी टाइम फ़ोन काटना पड़ता है। तो व्हाट्सएप कर लो, जब भी देखता हूँ रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरा हमेशा रिस्पॉन्ड जाता है, ऐसा कभी नहीं कि कोई मैसेज किया और रिप्लाई ना करूँ, ऑलवेज़ होता है, ठीक है। सो और कुछ बताना है क्या हमको इसमें? एक काम करते हैं, एक बार कंपनीज एक्ट वाला भी बुक दिखाई देते हैं आपको। सॉरी वो मिल नहीं रहा है एक्चुअली, वो सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लग रहा है, सो ओपन नहीं कर सकता, मतलब कंपेयर नहीं हो पाएगा। वो अगले किसी वीडियो में कंपेयर कर देंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में दोनों मर्ज करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। सो रहने देते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोल बोल के थक चुका हूँ, बट कर दीजिए। कमेंट में जो आपको अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा लिखिए, अच्छा नहीं लगा तो भाई रीज़न बताओ तो क्यों अच्छा नहीं लगा। व्हाट्सअप नंबर भी है, सीधा कमेंट व्हाट्सअप कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।